हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस साल 8th स्टैंडर्ड बोर्ड घोषित हो गई है और सारे बच्चे अंडर टेंशन में हैं, पैनिक हो रहे हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, बोर्ड एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसे प्रिपेयर करें। सो डोंट बी पैनिक, आई एम हियर टू हेल्प यू इन योर स्टडीज़। सो बिफोर गोइंग टू आवर फर्स्ट चैप्टर, मैं जस्ट आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करें, सबसे पहले जो अपनी बुक्स होती है उसी को आप पढ़ें, क्योंकि बुक्स एक ऐसा इंफॉर्मेशन सोर्स है जो जिसमें सारी चीज़ें होती है। आप फर्स्ट सबसे पहले कोई भी चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करो। रीडिंग करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होगी, आप समझोगे, आप बेसिक कंसेप्ट के थ्रू जाओगे और जैसे ही आप वो सब ग्रास्प करोगे तो आपकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी, साथ में साथ आपकी रीडिंग हैबिट्स भी बढ़ेगी। तो आपको बहुत खुशी होगी पढ़ाई करते समय, आपको एक एन्जॉयमेंट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो अब हम शुरू करते हैं साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं, हम सब इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो फर्स्ट इनकम सोर्स है। हमारे फार्मर्स लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से ही हमें जो क्रॉप्स है वो मिलते हैं। अब ये क्रॉप जो है ये एग्रीकल्चरिंग फील्ड में सब बनाते हैं, वो अपनी सारी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं फार्मर्स लोग। लेकिन इस प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो है वो बड़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होना चाहिए, साथ में साथ उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रॉप फार्मर्स ने बना लिया, लेकिन उसको सेफली कैसे हैंडल करना है बिफोर, जब तक कि वो मार्केट में डिस्पैच ना हो, वो सारी चीज़ें हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एग्रीकल्चर इंडिया का बेस है, ठीक है। तो इस एग्रीकल्चर फील्ड को हम एकदम बारीकी से और उसके पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल मतलब आप समझ सकते हो, अगर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हर एक इंसान को खाना मिलना चाहिए। अब वो हर एक इंसान तक खाना पहुंचेगा तो हमारे पास क्रॉप की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। अब वो ज़्यादा होगी तो उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी होना ज़रूरी है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट है हमें उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना चाहिए। सेकंड वन है कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और थर्ड वन है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए। फर्स्ट है रेगुलर प्रोडक्शन, सेकंड वन है प्रॉपर मैनेजमेंट और थर्ड वन है डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट कैसे हुई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे आप सभी ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी कि पहले जो मैन थे वो मंकी थे, मंकी से फिर धीरे धीरे उनके अंदर कुछ चेंजेस होते गए और फिर एक ह्यूमन बने। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग बनना इतना आसान था? नहीं, कई सारी चीज़ों से, परेशानियों से जूझते हुए आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो खड़ा हुआ है। अब ये जब सब हुआ तो उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। तो वो लोग नोमैडिक थे। अब आप बोलोगे नोमैडिक क्या होता है, तो नोमैडिक वो होते जो इंसान एक जगह पे नहीं रहते, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर शेल्टर एंड फूड। अब जब उस टाइम का इंसान जो था वो नोमैडिक था। अब इस ऐसे करते वक्त वो सिर्फ किस वजह से घूम रहे थे, क्योंकि उनके पास खाना नहीं था और एक शेल्टर नहीं था। जहाँ उनको जगह मिलती थी वो रहते थे। अब हाउ दे इनटेक देयर फूड, तो वो क्या करते थे, जानवरों को मारते थे, जानवरों का जो भी नॉन वेज मिलता था उनको वो सब वो खा लेते थे, या फिर कहीं जो मिला वो फूड क्रॉप्स मिले उनको वो फूड प्रोडक्शन उन्होंने ले लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे उनकी मेंटालिटी और ब्रेन स्केल उनका बढ़ते गया, उस टाइम उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड की डिस्कवरी करी। कैसे किया उन्होंने, एक लैंड के ऊपर कुछ खाते वक्त ऐसे अनाज के दाने गिरा दिए। अब वो दाने गिरा दिए तो उनने नोटिस किया कि जब उसके ऊपर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो वो जो क्रॉप जो उनके पास ग्रेन्स थे वो ग्रेन्स थोड़े से बढ़ने लग गए, उसका प्लांट बन गया। प्लांट से जब उन्होंने उसको निकाले तो उनको बहुत सारे अनाज के दाने मिल गए। इस तरह से उनके पास
एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अब जो है when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. हम कब से बोल रहे हैं हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना, लेकिन क्रॉप है क्या? तो क्रॉप वो है when plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अब हम ये देखेंगे कि जैसे कि इंडिया में या फिर कहीं भी क्रॉप्स जो है वो 2 काइंड्स के होते हैं। एक तो खरीफ क्रॉप्स होते हैं और रबी क्रॉप्स होते हैं। अब हम बताएंगे कि खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं और रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो सोन इन द रेनी सीज़न। हम सब जानते हैं कि रेनी सीज़न में कुछ ग्रेन्स मिलते हैं या कुछ क्रॉप्स मिलते हैं जो कि विंटर सीज़न में नहीं मिलते। इनके पीछे भी रीज़न है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कुछ जो क्रॉप्स प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब जो क्रॉप प्लांट है जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो मिलते हैं अपन को रेनी सीज़न में, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इन सारे क्रॉप्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन फसल को अपन बोलेंगे खरीफ क्रॉप। और जो रबी क्रॉप होते हैं द क्रॉप्स दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इनको टेम्परेचर कम पानी में इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो ये जो है ये व्हीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है। और हम जानते हैं कि 4 मंथ के सीज़न होते हैं। तो अक्टूबर टू मार्च हमें रबी क्रॉप्स मिलते हैं और जून टू सितंबर हमें खरीफ क्रॉप मिलते हैं। अब ये सब करते वक्त किसान जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, फार्मर्स लोग। तो यूँ ही कोई फसल रेडी होके मार्केट तक नहीं पहुंच जाती। इसमें किसान भाइयों का बहुत सारी मेहनत लगी होती है, उनका हार्ड वर्किंग होता है, सब कुछ होता है, तब जाके वो अपने खून पसीने से अपने क्रॉप्स को सींचते हैं और वो मार्केट तक आता है। अब हम ये देखेंगे कि जब क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो इसकी कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि हमें सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है। सेकेंड वन है सॉइंग, कि हमें बीज को कैसे डालना है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो हमारा क्रॉप प्रॉपर वे में ग्रो नहीं होगा। फोर्थ वन है इरिगेशन, कि हमें उसको पानी भी तो देना पड़ेगा ना। अगर हम कोई प्लांट पौधा लगाते हैं तो उसको इरिगेशन करते हैं, अपन पानी देते हैं। फिफ्थ वन है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब फसल है तो उसे हमें वीड से भी बचाना है। सिक्स्थ वन है हार्वेस्टिंग। अब फसल हो गई है तो उसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने के बाद जब ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाएगा तो इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्रॉप्स को अपन को स्टोरेज भी करना है। तो अपन अब देखेंगे वन बाय वन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम कैसे करेंगे? भैया खेत है, सब कुछ है, अब उस खेत में मिट्टी है। अब मिट्टी है तो उसको हम प्रॉपर लेवलिंग करना पड़ेगा। लेवलिंग होगी तभी तो हम उसमें बीजा अच्छे से गड़ाएंगे। अब जब बीज गड़ाएंगे तो ये आगे फसल प्रॉपर वे में होगी, इसलिए हम पहले करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। अब हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने की ज़रूरत क्यों है? भैया खेत है, हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी में अनाज बो दो, फसल आ गई, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट हमें सॉइल को लूज़ करना पड़ेगा। लूज़ करने के बाद हमें उस लूजन सॉइल को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। किस लिए हमें सॉइल लूज़ करने की ज़रूरत है? द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ। पता है ना ब्रीदिंग क्या होता है? हम लोग भी ब्रीथ करते हैं, हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही क्रॉप्स को भी ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, क्या हुआ तो ज़मीन के अंदर है वो, लेकिन उन्हें भी तो ब्रीदिंग करना है ना। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब ज़मीन के अंदर है, सॉइल लूज हो गई है, अर्थवॉर्म्स है और माइक्रोब्स है। हमें पता है माइक्रोब्स हमारे कितने अच्छे फ्रेंड है, वो मैन्योर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब अर्थवॉर्म को तो किसान भाइयों का दोस्त ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमस बनाता है। अब आप सब बताओगे ह्यूमस क्या होता है? अरे सड़े हुए पत्तों से और पौधों से बनी हुई खाद, इसी को तो हम ह्यूमस कहते हैं।
वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। अब हम ये देखेंगे कि अब लूजिंग तो हो गई सॉइल, इससे क्या होगा, तो इससे लूजिंग होने के बाद जो है नीचे की सॉइल ऊपर आ जाएगी, ऊपर की सॉइल नीचे चली जाएगी। अब जब नीचे की सॉइल ऊपर आएगी, अब ये क्या है, रिच इन ह्यूमस कंटेंट, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, प्लस वहाँ मैन्योर भी बना हुआ है। तो जो हमारे क्रॉप प्लांट को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी चीज़ें, वो सारी की सारी ऊपर की लेयर पे आ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, हमारे क्रॉप को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब जब हम ये सब करेंगे, अब हमें प्लॉइंग भी करना है। प्लॉइंग क्या होता है, प्लॉइंग इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड अ टिलिंग और प्लॉइंग विद द हेल्प ऑफ प्लॉ। प्लॉ आपने सबने देखा है, देखिए आपको पिक्चर भी दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड अ प्लॉइंग। देखिए ये अब जो लेवल करेंगे अपन सॉइल का, अभी तक तो अपन ने क्या किया, ज़मीन को सिर्फ नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लेकर आए हैं, ऊपर वाली मिट्टी नीचे गई है। अब हम लेवल करेंगे। अब लेवलिंग ऑफ सॉइल, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए भी ज़रूरी है। अब हम ये करेंगे किसकी मदद से, तो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवरल होता है जिसकी वजह से अपन ज़मीन की लेवलिंग करते हैं। अब बहुत सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन है। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं। अब वो टूल्स कौन से हैं, एक तो प्लॉ है, हू एंड कल्टीवेटर। अब जो प्लॉ है ये इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, और ये जो है ये ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स। आपने सबने देखा होगा कि ये बुल्स कैसे कैरी करता है ना। अपन जब गांव तरफ जाते हैं तो हमें देखने मिलता है कि हमारे किसान भाई लोग कैसे प्लॉइंग करते हैं। अब हु, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग दी वीड्स। अब फसल बोई है, इतनी सारी मिट्टी है, सब कुछ है, तो अपने फसल के साथ साथ कुछ अलग सी घास है, कुछ वीड्स से वो ग्रो हो जाती है, उनको हटाने के लिए हु यूज़ होता है। अब कल्टीवेटर क्या है, प्लॉइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर, है ना। अभी बड़े बड़े खेत हो गए हैं, सबके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, तो कल्टीवेटर की हेल्प से ये करते हैं। अब इससे क्या होगा, क्यों हम ट्रैक्टर यूज़ करने लग गए, इट सेव्स लेबर एंड टाइम। दोनों चीज़ें बचती है, लेबर भी बचती है और टाइम भी बच जाता है। अब यहाँ तक तो हमारा खेत बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें सेकंड स्टेप करनी है। खेत रेडी हो गया हमारा बिल्कुल। अब हमें किसान लोग क्या करते हैं, बरसात का इंतज़ार करते हैं कि अरे हमारा खेत तो रेडी हो गया, अब हमें बारिश होनी चाहिए, बारिश होगी तब हम बुआई करेंगे, है ना। तो उस बुआई करने को क्या बोलते हैं, सॉइंग। फर्स्ट सॉइंग गुड क्वालिटी। अब हमें ये देखना है कि सॉइंग करने से पहले हमें जो बीज है वो कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, है ना। जो सीड्स अगर हम हेल्दी लेंगे तो हमारा अगला क्रॉप प्रोडक्शन जो होगा वो भी हेल्दी होगा। अब इसलिए टू सिलेक्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स देयर इज़ अ सिलेक्शन ऑफ सीड्स प्रोसेस। अब हमें वो प्रोसेस क्या है, उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। फर्स्ट यू सोक द सीड्स इन वाटर। जैसे कि हम सब करते हैं कि जैसे आप लोगों ने अपनी मम्मा को भी देखा होगा
कि मूंग है या फिर मेथी है वो गला देते हैं। वो गलाने के बाद क्या होता है, जब हम चेक करते हैं कुछ घंटे के बाद, तो जो हल्की हल्की मेथी होती है या फिर मूंग होते हैं वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, और जो भारी हो जाते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो जो ऊपर वाली जो लेयर है जो पानी के अंदर तैरती है वो होती है डैमेज सीड्स। इट बिकम हॉलो एंड लाइटर। तो डैमेज सीड हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सी सीड्स चाहिए, हेल्दी सीड्स। इसलिए हमें जो फ्लोट करने वाली वाटर के ऊपर सीड्स है उनको हटा देना है, और जो हेल्दियर सीड्स जो पानी के नीचे बैठी हुई है वो सीड्स, इट इज़ अ हेल्दी सीड्स विच वी वन यूज़ फॉर दी सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सोइंग के लिए हमें वो यूज़ करना है। अब हम ये बोलेंगे कि खेत में यार लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो इतने सारे बीज हम क्या करेंगे, है ना, वो उनमें से हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेथड है, वहाँ पर एक फनेल लगी हुई होती है, उसमें वो लोग स्पीड से जो सीड का सिलेक्शन है वो कर लेते हैं, और कुछ लोग स्टैंडर्ड लेकर आते हैं और उसे ही डाल देते हैं। मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। अब हम देखेंगे कि सीड ड्रिल क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर के साथ ही चलता है वो ये आप देख रहे हो, ये फिगर है ना, ये आपकी ड्राइंग है, ये बताएगी आपको। ये दिस मशीन इज़ कॉल्ड सीड ड्रिल। अब ये सीड ड्रिल क्या होता है, इट इज़ रन अलॉन्ग विद द ट्रैक्टर। This sows the seeds uniformly at equal distance and depth। इसको इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ के ऊपर वो सीड को ग्रो कर देता है, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है, इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। सीड क्या होता है, तुरंत से सॉइल से कवर हो जाती है। इसका बेनिफिट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ताकि वो सीड को बर्ड्स ना खा ले, वरना वो जगह अपनी खाली हो जाएगी तो उस जगह पे सीड नहीं मिलेगी। और इट सेव्स टाइम एंड लेबर। अब सीड ड्रिल जो है इससे लेबर भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब यहाँ तक अपन ने खेत में बुआई कर दी, सब कुछ कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो सीड ज़मीन में जाती है, फिर उससे क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स लेगी ज़मीन से। उनको ग्रो होने के लिए हमें जो एनवायरनमेंट सपोर्ट करना है वो उन्हें देना पड़ेगा। अब वो हमें कैसे मिलेगा, हमें उनको नरिशमेंट भी देनी है, न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर सप्लाई भी करना है। तो इसलिए हम उनका क्या करेंगे, हम मैन्योर ऐड करेंगे, हम फर्टिलाइज़र देंगे ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की किसी चीज़ की कमी ना हो। अब ये सब करते वक्त हमें क्या करना है, मार्केट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, आप भी जानते हो, फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, कुछ केमिकल्स है, बट केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत सारे ड्रॉबैक है। तो आजकल सभी लोग किस तरफ जा रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर चाहिए, ठीक है। अब बहुत से किसान भाई भी उसी तरफ मुड़ रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए। अब ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम दी डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट से जो मिलता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। डिकम्पोजिशन कौन करता है, डिकम्पोजिशन इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरी तरफ हम देखेंगे फर्टिलाइज़र, केमिकल्स विच आर रिच इन दी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। किसी एक न्यूट्रिएंट में जो रिच होगा उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइज़र। ये यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटैश है। अब हम अगर इनका दोनों का डिफरेंस करना चाहे कि ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है ये क्या करता है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ करता है। फर्टिलाइज़र ये भी इंक्रीज़ करता है, बट फिर ऐसा क्या है कि दोनों चीज़ें अगर क्रॉप क्वालिटी या क्रॉप की यील्ड मीन्स क्रॉप की कैपेसिटी, वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि जब दोनों चीज़ें वो कर रही है तो हम जो बेटर हो उसी की तरफ जाएंगे ना। बट यहाँ क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट फर्टिलाइज़र हैज़ अ लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक। जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर इम्प्रूव करता है सॉइल टेक्सचर को, इधर
जो फर्टिलाइज़र है ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है। ऑर्गेनिक मैन्योर वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, बट विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र देयर इज़ अ वाटर पोल्यूशन। अब क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है ये क्या करता है, इम्प्रूव वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो जो बरसात होती है, बारिश होती है, उसका पानी सॉइल मतलब ग्रास जल्दी करेगी। अब रिप्लेनिशिंग दिस सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब हमें क्या करना है, देखो सॉइल की हमने क्रॉप ईल्ड भी बढ़ा ली, हमने उनका फर्टिलिटी भी बढ़ा ली, बट हम ये सब करके सॉइल को और इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है सॉइल की रिप्लेनिशिंग। उसका मतलब क्या होता है कि हमें क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए। अगर हम एक ही टाइप की फसल बार बार लेंगे तो एक टाइप की फसल को ग्रो करने के लिए सेम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। अब जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो सारे जब पहले क्रॉप में ही ले लिए जाएंगे तो सेकंड टाइम वो फिर कम हो जाएंगे, थर्ड टाइम वो फिर से कम हो जाएंगे। इसलिए हमें क्रॉप का रोटेशन करते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट वन है कि हमें इरिगेशन कैसे करना है। ठीक है, अब इरिगेशन मतलब कि टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। अब सॉइल है, हमने क्रॉप भी ले लिया, अब हमने उसे क्या कर दिया, सीड भी, सोइंग भी कर दी है, हमने उसमें मैन्योर भी डाल दिया है, फर्टिलिटी भी बढ़ा दी हमने सॉइल की, फर्टिलाइज़र भी डाल दिया है ना। या तो हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे या फिर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन हम कैसे करेंगे, भाई इतना सब कुछ हो गया है, अब सॉइल को पानी की भी ज़रूरत है उस क्रॉप को बढ़ने के लिए, ज़रूरी है वाटर, तो हम उसको रेगुलरली वाटर सप्लाई करेंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड अ इरिगेशन। हमें वाटर सप्लाई करना है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। क्रॉप टू क्रॉप वेरीज होगा, किसी क्रॉप को ज़्यादा चाहिए वाटर, किसी को कम चाहिए। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अगर हम ये फसल विंटर सीजन में ले रहे हैं तो उसमें इरिगेशन कम करना है। यही फसल अगर हम समर सीजन में ले रहे हैं तो हमें इरिगेशन ज़्यादा करना है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ watering is higher due to the increased rate of evaporation of water from the soil. अब हम इरिगेशन कैसे करेंगे, देयर आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब जब हम पुराने ज़माने में थे तो तब हमने देखा है कि वेल्स होती थी, ट्यूबवेल होती है, पॉन्ड होता है, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। यही बस इरिगेशन का जरिया था कि रिवर से पानी लेकर आए या फिर वेल से पानी ला रहे हैं, पॉन्ड से, डैम से, कैनल से, और वो प्लांट को दे रहे हैं। बट अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब से नहीं होगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो हमने सारी चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, मॉडर्न मेथड्स लेकर आए हम। मॉडर्न मेथड्स में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, आप ये देख सकते हैं, ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ होता है, जहाँ पर अनइवन लैंड होती है। ठीक है, ये मॉडर्न मेथड्स हैं तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी होगी। अब ये उस जगह पर होता है जहाँ पर अनइवन लैंड्स होती है, मतलब कि लेवल नहीं होता है लैंड का। ठीक है, ये कहाँ होती है, लॉन्स में, कॉफ़ी प्लांटेशन में। वहाँ पर ये क्या करते हैं, एक मशीन डाली है, पाइप्स के थ्रू जब वो स्टार्ट होता है तो पानी का एक स्प्रिंकल होता है। हम बहुत सारे गार्डन में जाते हैं, क्या गार्डन में सब जगह पे इरिगेशन ऐसे ही होता है, नहीं होता है। अपन क्या बोलते हैं, अरे फव्वारा चल रहा है, फाउंटेन हो रहा है। ये सब किसका नतीजा है, स्प्रिंकलर सिस्टम का, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। सेकेंड वन है ड्रिप सिस्टम। ये है ड्रिप सिस्टम। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। हमने देखा है जब हम बीमार पड़ते तो हमें सलाइन की बॉटल लगती है, यस इट इज़ कॉल्ड ड्रिप।
है ना, वो ड्रिप होती है। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में 1 बाय 1 एनर्जी ड्रिंक डाला जाता है। यस, इट इज़ अ एनर्जी ड्रिंक, या इट इज़ अ एनर्जी ड्रिंक, ग्लूकोज, है ना। ऐसे ही प्लांट को भी ड्रिप सिस्टम से वाटरिंग की जाती है ताकि उन्हें वो वाटर डायरेक्टली मिले। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर दी रूट्स, डायरेक्टली नियर दी रूट्स तक डायरेक्टली वाटर पहुंच जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। द सेम वे वी गॉट एनर्जी थ्रू ड्रिप। जैसे कि बहुत सारे फ्रूट प्लांट है, गार्डन है, ट्रीज है, वहाँ पर ड्रिप सिस्टम काम करती है। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने इरिगेशन भी कर दिया सब कुछ। अब क्या हुआ, हमारा प्लांट बढ़ने लग रहे हैं, ठीक है, हमारे क्रॉप्स को अब एनर्जी भी मिल गई है, अब वो ग्रो हो रहा है। अब ग्रो हो रहा है तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होता है, व्हाट इज वीड? अलॉन्ग विद द क्रॉप सम अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो, इट इज कॉल्ड वीड, है ना। अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो होंगे क्योंकि भैया सॉइल है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती, तो अनडिजायरेबल प्लांट्स तो ज़रूर से ग्रो होंगे। तो हमें वीड्स को कंट्रोल करना है। अब हम वीड्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। हमें वीडिंग करनी पड़ेगी। अब ये या तो मैन मेड हो, किसी मैन जाए और वो वीड्स को कंट्रोल करे, या फिर वीडीसाइड विद द हेल्प ऑफ वीडीसाइड्स, है ना। हमें वीडीसाइड से वीड्स को कंट्रोल करना है। अब क्या होता है, वाई देर इज नीड टू वीडिंग, वीडिंग की ज़रूरत क्या है? अरे भाई लोग, अब क्या होता है, वीड्स जो है वो अपने प्लांट के साथ कंपटीशन करेगी, क्योंकि देखो वहाँ पर तो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, सब कुछ है, तो वो अपने प्लांट के साथ कंपटीशन करेगी कि मैं भी ग्रो होंगी साथ साथ। अब हमें तो ये सब नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ हमारे क्रॉप्स की यील्ड बढ़ानी है, उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी बढ़ानी है, इसलिए हमें वीडिंग करनी होगी। अब हम अगर मैन मेड होगा तो वो खुरपी यूज़ करेंगे। आप लोग तो सब जानते होंगे खुरपी क्या होता है, या तो फिर विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, या तो फिर केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। वीड्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स, जैसे कि 2,4-D। अब वीडीसाइड है, केमिकल है, तो यह हजार्डस भी होगा, इसलिए जब वीडीसाइड का यूज़ करते हैं तो उसको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। डाइल्यूट इट विथ वाटर एंड स्प्रे विथ अ स्प्रेयर, इसे हाथ से नहीं देते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, वो स्प्रे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। अब हमने सब कुछ कर दिया यहाँ पर, अब हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स भी कर दिया। अब क्या होगा, हमारी फसल कुछ दिनों में दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब हमारी फसल ग्रो हो गई है, अब हमें उस फसल को हार्वेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टर। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, हमारा क्रॉप मैच्योर हो गया है तो अब हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट कैसे करेंगे हम? आफ्टर दी 3-4 मंथ्स मैचुरेशन, और ये इट इज़ डन बाय हार्वेस्टर। अब अभी क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ हार्वेस्टेड क्रॉप, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दी chaff। अब इसको सेपरेट करना है तो हम अब जो है कंबाइन मशीन यूज़ करेंगे, ठीक है। हम कौन सी मशीन यूज़ करेंगे? कंबाइन मशीन। आप देखिए इसमें क्या है, हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है, ठीक है। अब ये दोनों काम एक साथ हो रहा है इस मशीन में, थ्रेशर भी लगा है और हार्वेस्टर भी लगा है, तो इसको बोलते हैं कंबाइन मशीन। भैया किसान लोग हैं, अपना खर्चा तो बचाएंगे ना, वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, तो वो करेंगे। जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो उसके आगे वो क्या करेंगे, विनोइंग। विनोइंग मीन्स क्या? सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। हार्वेस्ट हो गया,
ठीक है, थ्रेशर भी चला लिया उन्होंने। अब वो क्या करेंगे, विनोइंग करेंगे, मतलब कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, उनके ग्रेन्स जो है वो सेपरेट करेंगे। अब जो ग्रेन्स सेपरेट हो गए हैं, अब इस ग्रेन को संभालना है। तो क्या मेन पॉइंट आया, स्टोरेज, हाउ वी कैन स्टोर इट। अब हम इसको स्टोरेज कैसे करेंगे। अब देखो, खेत की फसल है तो उसमें मॉइस्चर तो होगा। अगर हमें इस फसल को स्टोर करना है तो फर्स्ट हमें इसको सन में ड्राई करना होगा। ठीक है, हमने भी देखा है, गेहूँ आते हमारे घर पे तो मम्मी लोग क्या करती, सबसे पहले फसल को ड्राई करती है ना, धूप में सुखाती है, उसके बाद उसको क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, और उसके बाद फिर वो अनाज अपने डिब्बों में भर लेते हैं। ऐसे ही स्टोर करने के लिए अब सबसे पहले तो आपको सारे अनाज को, किसान लोग भी यही करते हैं, उनको धूप दिखाते हैं, सनराइज में उनको सुखाते हैं। क्रॉप सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। अब जो क्रॉप है उसको हमें काय से बचाना है, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को पता है चूहा किसान का कितना अच्छा दोस्त है, चूहे सारी फसल उजाड़ देते हैं, तो हमें इन बदमाश चूहों से भी अपनी फसल को बचाना है। अब उसके लिए हमको पहले ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई करना है सनलाइट में। फिर क्या करते हैं, फार्मर्स लोग जूट की बैग लेते हैं, इट स्टोर इन जूट बैग, और मेटालिक बीन्स, फिर बड़े बड़े ड्रम बनाते हैं, उसके अंदर अपना जो ग्रेन्स है उनको स्टोर कर लेते हैं। अब लार्ज स्केल स्टोरेज करना है उन्हें, है ना, तो उनको रैट से, इंसेक्ट से सबसे बचाना है। अब जो किसान होते हैं वो सिलोस और ग्रैनरीज बनाते हैं, जिससे वो अपने जो ग्रेन्स है उनको बचा ले पेस्ट, रैट और इंसेक्ट से। अब हमने घर पे देखा है कि हमारी मम्मी लोग, दादी लोग क्या करते हैं, ड्राइड नीम की लीव्स लेते हैं और वो डिब्बों में डाल देते हैं। उससे तो उसमें कीड़े नहीं लगते, इंसेक्ट नहीं आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होते। या फिर अगर हमें ज़्यादा समय तक स्टोर करना है हमारे फूड ग्रेन्स को, तो केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं और फिर वो उनको पेस्ट से कंट्रोल करते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।